ऐसी स्त्री जिसने देश की बागडोर को संभाला और न सिर्फ संभाला बल्कि भारत को भारतीय परंपरा और चिंतन के अनुरूप, भारत की शक्ति के अनुरूप, अपने स्थापत्य कला के नमूनों के अनुरूप इस देश को गढ़ा और एकात्मकता की स्थापना की उन्होंने। पुस्तक हमारा उद्देश्य ये भी है, फ्लावरी बातें ना हो करके उनका जो वास्तविकता है उसको भी हम एक अकेडमिया जगत में ला सकें, लोग इसको उनको पढ़े, जाने, समझें, ऐसा एक हमारा छोटा सा प्रयास है। जब धर्म सिर्फ नेचर तक सीमित नहीं रहता बल्कि गवर्नमेंट और लीडरशिप तक पहुंचता है, तब उसका रूप और भी इफेक्टिव हो जाता है। अगला सेशन हमें ले जाता है भारत के एक ऐसे शख्स की तरफ जिन्होंने राज्य को सिर्फ शक्ति से नहीं बल्कि धर्म, करुणा और न्याय के साथ चलाया, देवी अहिल्याबाई होलकर। लीडरशिप का एक धार्मिक मॉडल क्या होता है, जहां गवर्नेंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं होते बल्कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं, हमारा पहला वीडियो शो होगा। From a simple village girl in Chondi to the revered Lokmata of Malwa, Devi Ahilyabai Holkar. 300 years since her birth, her legacy shines brighter than ever. She rebuilt shattered temples from Kashi Vishwanath to Rameshwaram, upheld dharma in governance, delivered justice to all, empowered women, and protected Bharatiya Sanskriti with unwavering integrity. Breaking every barrier of her time, she proved true Shakti lies in Seva, Nyay, and Seva Bhav. Read her inspiring journey in the Lokmata, Life and Legacy of Devi Ahilyabai Holkar by Dr. Pratish Kumar and Professor Bandana Jha. A timeless tribute to our eternal Queen. Dr. Pratish Kumar has completed his PhD at the Center for Russian Studies, JNU, New Delhi, with a specialization in comparative study. He has achieved various awards, including the National Youth Award by the Government of India for his distinct service to society. Professor Bandana Jha is a chairperson at the Center for Indian Languages, JNU, New Delhi, and a prominent academic and scholar recognized for her substantial contributions to the fields of comparative literature and Bharatiya Kavya Shastra, particularly within the context of Indian knowledge tradition. सबों को नमस्कार। और मेरी आवाज़ से लग गया होगा कि तबीयत थोड़ी ख़राब है, और लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आज हम लोक माता अहिल्याबाई होलकर के बारे में, उनके जीवन के बारे में जो पुस्तक हम लोगों ने लिखी है, आज उस पर चर्चा करने के लिए हम लोग आए हैं। और हमारे श्रोता चाहे जितने कम हो या अधिक हो, लेकिन बात बहुत दूर तक जाए, यह हमारा उद्देश्य है। जैसा कि हम सभी अभी विष्णुई संप्रदाय को लेकर के सुन रहे थे, 20+9 जिनके लक्ष्य हैं, उस विष्णुई संप्रदाय को लेकर के और धर्म की बात आ रही थी। तो धर्म जब हम कहते हैं तो कहते हैं कि धार्यते इति धर्म, जो धारण करने के योग्य हो, और इसीलिए हम उस धर्म की बातें करते हैं। और निश्चित रूप से दुनिया में जब हम देखते हैं कि सस्टेनेबिलिटी की बात होती है, सतत विकास की अवधारणा की बात होती है, तो हमें ऐसी राजसी और ऐसी स्त्री जिसने देश की बागडोर को संभाला और न सिर्फ संभाला बल्कि भारत को भारतीय परंपरा और चिंतन के अनुरूप, भारत की शक्ति के अनुरूप, अपने स्थापत्य कला के नमूनों के अनुरूप इस देश को गढ़ा और एकात्मकता की स्थापना की उन्होंने। और इसीलिए यह जो पुस्तक है, जो 261 पृष्ठों में है, और जिसके हमारे साथ साथ प्रीतीश जी के साथ और भी हमारे 5 ऑथर हैं, जिसमें उन्होंने अलग अलग अध्याय लिखे हैं, और वह फुल्ली रिसर्च्ड बुक है।
और इसीलिए यदि मैं थोड़ी-सी बात करूँ कि मालव भूमि की, इंदौर रियासत के 220 वर्षों के शासनकाल की, जो भारतवर्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि हम फेमिनिस्टिक वे में देखें, तो भारतीय चिंतन परंपरा के अनुसार जहाँ तक अभी तक हम पाश्चात्य चिंतन परंपरा के अनुरूप चल रहे थे, हमारा एकेडमिया चल रहा था, जो मैरी वॉल्सनक्राफ्ट से ऊपर नहीं जा रहा था, जो जे.एस. मिल से नहीं जा रहा था, जो सिमोन दे बोआक से ऊपर नहीं सोच रहा था। आज यदि हम भारत को देखते हैं, भारत की बदलती तस्वीर को देखते हैं, तो हमें देवी अहिल्याबाई होलकर की ओर देखना पड़ता है। कहने के लिए जिस भारत को बार-बार पश्चिम के लोगों ने और उसके थॉट को लेके बर्लिन स्कूल ऑफ थॉट और न जाने कौन-कौन से थॉट को लेकर के कहा आगे बढ़ें। यदि इनके जीवन को देखते हैं, एक स्त्री के रूप में देखते हैं, यदि हम देखते हैं कि वह किस जाति से, किस वर्ग से आती थी, तो हमें पता चलता है भारत के विस्तार का, भारत की चेतना के विस्तार का, क्योंकि वो गडेरिया समाज से थीं। वह एक साधारण कद-काठी की महिला थीं। किसी भी राजसी स्त्री को जब आप पश्चिम में देखेंगे, तो वो स्वर्णाभूषणों से लदी हुई होती हैं। जहाँ पर वह बैठती हैं, उसके रूप को आप देखें और देवी अहिल्याबाई होलकर के आप स्वरूप को देखें, एक साधारण सी स्त्री दिखने वाली स्त्री, सामान्य कद-काठी की स्त्री, बिना आभूषणों के, और उनका जो अपना विस्तार है, देश के प्रति प्रेम का जो भाव है, देश को जो जोड़ने की जो सातत्यता है, जो धर्म के आचरण के अनुसार देश को गढ़ने की शासन कला के की जो बातें वह रखती हैं, और देश की जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको गढ़ने की और उसे बचाने की, उसको संरक्षित करने की जो वह योजना करती हैं, यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम, इसलिए हमने फेमिनिस्टिक वे कहा कि जब हम देखते हैं कि आज हम लोग इको फेमिनिज्म और न जाने किस किस तरह के फेमिनिज्म की बातें कर रहे हैं, ऐसे में देवी अहिल्याबाई होलकर के यदि हम जीवन को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि लोगों को, कारीगरों को, कलाओं को बचाने के लिए जिस प्रकार से माहेश्वरी सिल्क का वह प्रचार प्रसार करती हैं, जैसे कारीगरों को काम देती हैं, और जिस प्रकार से वृक्षारोपण करती हैं, अनेक शालाओं का निर्माण करती हैं, और अपनी पूजा पद्धति के माध्यम से जब वह नर्मदा में जब शिवलिंग पर अक्षत देती हैं और उसे प्रवाहित करती हैं, तो मछलियों का कैसे चारा बन जाता है, और एक प्रकार से किस तरह से वह अपनी सोसाइटी को और अपने इकोसिस्टम को, इकोलॉजी को कैसे प्रिजर्व करती हैं, यह देखने वाली बात है। इसीलिए जो आज हमारा डायमेंशंस है, जो हमारा एक स्त्रीवादी जो विमर्श में यह जो सोच आ रहा है, आज हम लोग रानी रासमणी की बातें कर रहे हैं, आज हम माँ शारदा की बातें कर रहे हैं, आज हम ऐसे भारत की ऐसी महिलाओं की बातें कर रहे हैं जिसे इतिहास में दफन कर दिया गया। आज 300 वर्षों बाद फिर हम लोक माता अहिल्याबाई होलकर के बारे में सोचने के लिए, उनकी कार्य पद्धति के बारे में, उनके शासन विस्तार के बारे में सोचने के लिए हम हैं। और वह विधवा भी थीं, जिस समाज में कहा जाता था कि विधवाएं शासन की बागडोर नहीं संभाल सकती थीं, ऐसे समाज में जहाँ कहा जाता था कि उस गडेरिये समाज से आने वाली महिला एक शासन और सत्ता पर बैठती हैं और अपने कल्याणकारी, क्योंकि यह हेजिमोनियल नहीं था, यह वर्चस्ववादी राजनीति नहीं थी, उन्होंने लोक कल्याण के लिए इस मार्ग को चुना और अपने कार्य को उन्होंने विस्तार दिया। यह जो पुस्तक है, इसी ओर हमारे साथ हमारे शोध छात्रों ने बहुत मेहनत करके जहाँ जहाँ अहिल्याबाई होलकर गईं, जहाँ जहाँ उन्होंने जिस भी प्रकार के, चाहे काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे मथुरा का मंदिर हो, चाहे पुरी का मंदिर हो, चाहे पूरे देश में उस पूरी एक यात्रा को, सांस्कृतिक यात्रा को, स्थापत्य कला की यात्रा को उन्होंने दिखाया है। जो इन्वायरमेंट के लिए उन्होंने काम किया वह दिखाया है। यह और उनकी जो क्षमा दानशीलता की भावना जो थी, दत्ता दयध्वम दमयत की जो भावना थी, जो उनके अपने जीवन का जो आत्मसंघर्ष था, उसको उन्होंने इस पुस्तक में दिखाया है। और आगे की चर्चा के लिए मैं डॉक्टर प्रीतीश जी को आमंत्रित कर रही हूँ। सर्वप्रथम करुणा प्रकाशंस को और खासकर शोभा जी को, कोमल जी को विशेष धन्यवाद। मैं संजीव जी भाई साहब का भी धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने इस ऐसी पुस्तक की एक्सेप्ट किया, ताकि ये विषय है, लोक माता का जो विषय है, ये सभी को जाना जा सके। थोड़ा सा मैं एक बार ध्यान कर रहा हूँ कि जब मैं छोटी कक्षा में था, मतलब कि 11वीं 12वीं में 10वीं में था, तो मैंने कभी भी अहिल्याबाई के बारे में नहीं सुना था।
मैंने सिर्फ ये पढ़ा था कि एक मालवा करके एक जगह है, मालवा भूमि है, खंड है, वहाँ पर मराठाओं का संस्कार है, वहाँ पे चलता है, मतलब मराठाओं का राज परिवार शासन कर रहा है। पर उस मालवा परिवार में भी, उस मालवा जो भूमि है, वहाँ पे एक औरत किस तरह से शासन व्यवस्था संभाल रही है, और सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक जो रीति नीति है वो किस तरह से देख संभल के आगे बढ़ रही है, ये सब कुछ कहीं नहीं पढ़ाया गया। ना हमें कभी बताया गया कि जो हमारी भारतीय जो स्त्रियां रही हैं वो किस तरह से कितना उन्होंने योगदान दिया है समाज के कार्य में। उनको हम लोग अपने अगर हम साहित्य इतिहास देखें तो उनको सिर्फ किताबों में पीछे एक घर की रखवाली करने वाले, या एक पति अगर राजा है तो उसकी रखवाली करने वाले, उसका देखरेख करने वाले, बच्चों का देखरेख करने वाले, ऐसा बना करके छोड़ दिया गया। परंतु ऐसे बहुत सारी महिलाएं हुई हैं, ऐसी बहुत सारी वीरांगनाएं हुई हैं जो हमारे देश में एक एक अद्वितीय कार्य करके अपना नाम प्रकाशित किए हैं। लेकिन ये दिक्कत हमारे भारतीय शिक्षा व्यवस्था की है, जो हम उन महिलाओं को, उन विदुषियों को, उन वीरांगनाओं को हम पूर्ण रूप से पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमारा इस पुस्तक के पीछे एक उद्देश्य ये है कि 300वीं जयंती के बाद जो लोकमाता अहिल्याबाई की जो जयंती है, 300वीं शताब्दी दिवस, एक छोटा सा प्रयास है कि लोग उनके बारे में पढ़ें, उनको जानें, उनको समझें, उनकी जो रीति नीति है, उनकी जो कार्य प्रणाली है, किस तरह से उनकी डिप्लोमेसी है, जो एक निज़ाम के लिए वो एक मध्य प्रदेश के एक इंदौर जगह में रहने के बावजूद भी उनकी जो डिप्लोमेसी है वो नीचे हैदराबाद में निज़ाम के साथ, ऊपर अगर आप जाएंगे कश्मीर में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में जो उस वक्त राजा थे उनके साथ, तो उन सभी के लोगों के साथ किस तरह से उन्होंने डिप्लोमेसी किया इसके बारे में, प्लस उस वक्त मुगल किस तरह से आक्रमण करके उस मालवा खंड को अपनाना चाह रहे थे। जो मराठा साम्राज्य में भी कुछ लोग ऐसे थे जो इस लोकमाता को नहीं देखना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि एक औरत शासन व्यवस्था संभाले, तो उनके परिवारजन के भी कुछ लोग उनका तिरस्कार करना चाह रहे थे। तो किस तरह से उन्होंने उनको मारा, उनको समझाया, उनको डिप्लोमेटिक तरीके से, प्लस शाम दाम दंड भेद तरीके से उन्होंने अपने सत्ता, अपना शासन व्यवस्था संभाले रखा, इसके बारे में एक सभी लोग जाने, ये एक प्रयास इस पुस्तक का है। एक प्रयास हमारा ये भी है कि इस पुस्तक को अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक चैप्टर एक अलग अलग चीज़ों पे है। उदाहरण के लिए जो पहला चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में मैम ने बताया कि इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है वो मैम के द्वारा लिखा गया है, तो उसमें उन्होंने फेमिनिस्ट व्यू और किस तरह से भारतीय साहित्य में स्त्रियों का जो योगदान है उसके बारे में इन्होंने विशेष रूप से बताया। तो दूसरा चैप्टर है, वहाँ से हम अहिल्याबाई के दर्शन को देख सकते हैं कि दूसरा चैप्टर है लोकमाता का जीवन परिचय है, उसके बारे में बताया है कि किस तरह से उनका रिलीजन पे, उनके जो परिवारजन थे, खासकर उनके जो ससुर थे और उनके जो माता जी थी, उनके जो स्वयं के पिताजी थे, उन लोगों ने उनका कैसे उनको समझाया, कैसे उनको पढ़ाया लिखाया, शिक्षा दीक्षा कैसे दी। जो तीसरा चैप्टर है हमारा वो बेसिकली उनके शासन व्यवस्था को लेकर के, उन्होंने 27 साल शासन व्यवस्था संभाला होलकर समाज का, प्लस होलकर समाज का शासन व्यवस्था संभालने के साथ साथ उन्होंने एक खासगी नाम का ट्रेडिशन शुरू किया था। खासगी मतलब कि उसमें जो वो पैसे जो उनको आंतरिक टैक्स से वसूल करते थे और वो पैसे उनको जो राज व्यवस्था अच्छा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, वो उन्होंने राज व्यवस्था में न इस्तेमाल करके उन्होंने मंदिरों का निर्माण, धर्मशालाओं का निर्माण, जो यात्री हैं उनके लिए कुएं खुदवाए, इस सारे काम में करवाए। इसका जो उन्होंने टर्म था वो खासगी था, उसके बारे में बताया। उन्होंने किस तरह से शासन व्यवस्था संभाला, ये तीसरे चैप्टर में। चौथा चैप्टर जो हमारा है वो डॉक्टर सुकृत जी हैं, उन्होंने लिखा है। उसमें उन्होंने बेसिकली डिप्लोमेसी के बारे में, जो उन्होंने कई सारे जो छोटे छोटे वॉर लड़े हैं उसके बारे में उन्होंने बताया उसमें विस्तार पूर्वक। और जो पांचवा चैप्टर है वो है हमारा उनका जो कल्चर और आर्किटेक्चर कंट्रीब्यूशन है। उदाहरण के लिए उन्होंने, जैसा प्रोफेसर वंदना झा जी ने बताया कि उन्होंने लोकमाता अयोध्या में उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया, मंदिर को सुदृढ़ करवाया। उज्जैन में उन्होंने मंदिर को सुदृढ़ कराया। हम लोग सिर्फ काशी और सोमनाथ के माध्यम से जानते हैं अहिल्याबाई को, पर इन दोनों के अलावा भी उत्तराखंड में उनके नाम से घाट है, उनके नाम से मंदिरें हैं। सिक्किम में जाइए, उनके नाम से मंदिर हैं, उनके नाम से धर्मशालाएं चलती हैं। आप कश्मीर में जाइए, वहाँ पर भी उनके नाम से कुएं खुदे हुए हैं। जयपुर में आप जाइए, वहाँ सूरजपुर में उनके नाम से कुएं खुदे, उनके नाम से घाट बने हैं, परंतु इसके बारे में कहीं नहीं बताया गया। और आज भी वो जो धर्मशाला हैं, वो जो जगह हैं, वो पूर्ण रूप से उसको सुरक्षित किया गया है। वहाँ पे यात्री आकर निवास करते हैं, रहते हैं। इसके बारे में उन्होंने बताया। इसमें
कल्चरल में ये भी है कि किस तरह से उन्होंने जो महेश्वरी साड़ियाँ हैं, जो विधवाएँ औरतें हैं, उनको उन्होंने किस तरह से जॉब देने का काम किया है कि वो अपना खुद स्टैंड ले सकें और अपना जीवन यापन वो स्वयं से कर सकें। और एक जो अंतिम चैप्टर है उसमें श्रीमान शुभम शेखर जी ने लिखा है, उसमें आज के समय में उनकी क्या-क्या प्रासंगिकता है। किस तरह से उन्होंने जॉन मैल्कम ने, जॉन कीस ने, जदुनाथ सरकार ने, अरविंद जिलवलकर जी ने, इन लोगों ने उनके बारे में क्या-क्या लिखा है, किस तरह से उनको बताया है, एनी बेसेंट किस तरह से उनको अपना आदर्श मानती हैं, ये सब इस चैप्टर में बताया गया है। और अंत में हमने एक कंपैरेटिव स्टडी भी रखा है कि जो विश्व में जो उस समय मतलब कि 18वीं शताब्दी में जो महान साम्राज्य में शासन करने वाले जो लोग हुए और लोकमाता अहिल्याबाई, तो दोनों का एक कंपैरेटिव स्टडी भी हमने लिखने का प्रयास किया है। साथ ही हमने इसमें कुछ लेटर्स जो लोकमाता बाई ने लिखा है, वो हमने इसमें बताए हैं। कुछ जो उनके द्वारा जो फरमान निकाले गए थे, उनके द्वारा जो खासगी में जो खर्च किए गए थे, वो सारे कुछ हमने जो हमें मिल सका है होलकर प्रोविंस से, वो हमने इसमें बताने का प्रयास किया है। ये पुस्तक हमारा उद्देश्य ये भी है कि सिर्फ एक फ्लावरी बातें ना हो करके उनका जो वास्तविकता है उसको भी हम एक अकेडमिया जगत में ला सकें, लोग इसको उनको पढ़े जाने समझें, ऐसा एक हमारा छोटा सा प्रयास है। मराठी में शब्द है खाजगी यानी पर्सनल। तो आपने जो कहा कि जो फंड्स जो थे तो उनके यानी रॉयल फैमिली के लोगों के लिए जो स्टाइपेंड या जो सैलरी या उनका जो होता था कोष, वो अपने पर्सनल फंड्स में से वो खर्चा करके वो मंदिरों का और घाट का निर्माण किया था। क्योंकि महाराष्ट्र से जो आते हैं उनको मालूम है खासगी यानी पर्सनल। एक राजशाही शासन व्यवस्था किस तरह से माना जाए, pomp and show होना चाहिए, वो उन्होंने कभी नहीं दिखाया। क्योंकि और उन्होंने वो सारा जो खर्च है, वो स्पेशली खर्च उन्होंने इस लोक निर्माण में खर्च किया है। तो वो मैं बताना चाह रहा था। कि जो पैसा वो खर्च करती वो तो अलग है, हाँ। पर इसके अलावा उन्होंने, अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे तो 16 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किया उस टाइम पे। तो ये एक अद्वितीय उदाहरण है उनके Thank you. योगदान का। बहुत ही सुंदर चर्चा, धन्यवाद।